बाइस्कोप की बातें। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि फिल्म बनाने में पूरा ईमान बरतने और बॉक्स ऑफिस कामयाबी का हर धर्म निभाने के बावजूद पब्लिक फिल्म को नकार देती है। यही हुआ था मल्टी स्टार फिल्म ईमान धर्म के साथ। अब ईमान धर्म की बात लोगों को क्यों अच्छी नहीं लगी, ये जरा गौर करने की बात है। तो आइए गौर से सुने लोकेंद्र शर्मा की ज़बानी फिल्म ईमान धर्म के बनने और बिगड़ने की कहानी। जानकारियां खोज कर लाए हैं कलीम राही और प्रोग्राम को तैयार करने में सहायक हैं PKA नायर। तो आइए सुने बाइस्कोप की बातें। फिल्म ईमान धर्म की कहानी का ताना बाना दो पेशावर झूठे गवाहों की जिंदगी के चारों ओर बुना गया था और इस फिल्म में ऐसे बेईमान और खुदगर्ज लोगों को बेनकाब किया गया था जिन्होंने समाज में कालाबाजारी, जमाखोरी और रिश्वत का जहर घोल रखा है। ये दो झूठे गवाह थे अहमद यानी अमिताभ बच्चन और मोहन यानी शशि कपूर। दोनों चंद रुपयों की खातिर अदालत में कुरान और गीता पर हाथ रखकर झूठी कस्में खाते और धड़ल्ले से झूठ बोलते। जज साहब, आज मेरे दोस्त की आत्मा भटक रही होगी। दौलत राम को 5,000 रुपए दिलवाकर मेरे दोस्त की आत्मा को मुक्ति दिलवा दीजिए सरकार। मेरे दोस्त की आत्मा को मुक्ति दिलवा दीजिए, उसे मुक्ति दिलवा दीजिए, मुक्ति दिलवा दीजिए। मैं तो उन्हें बहुत करीब से जानता हूं सरकार। तो तुम गुल्लू मियां को जानते हो? ये भी कोई पूछने की बात है? गुल्लू मियां चौधरी साहब के क्या लगते हैं? हाजी, ये पूछे क्या नहीं लगते। आंख के नूर, दिल के सुरूर। गुल्लू मियां तो चौधरी साहब के लिए सारी दुनिया से बढ़ के आए। कितने प्यार से चौधरी साहब ने गुल्लू मियां को इतना बड़ा किया है। अहमद और मोहन केवल झूठ बोलते ही नहीं थे, बल्कि सड़कों पर बड़ी शान बान के साथ नाचते गाते इस बात का ऐलान भी करते फिरते थे। दुनिया एक अदालत है जिसमें सबका मुकदमा चल रहा है। कोई अंदर जा रहा है, कोई बाहर निकल रहा है। कोई मुजरिम, कोई बेगुनाह, दोनों के लिए जरूरी है गवाह। क्या अपनी गवाही सब मानते हैं? हम झूठ बोलते हैं मानते हैं, लोग झूठ बोलते हैं मानते नहीं। हम झूठ बोलते हैं मानते हैं, लोग झूठ बोलते हैं मानते नहीं। आप हमको पहचानते हैं, आप उनको पहचानते नहीं। हम झूठ बोलते हैं मानते हैं, लोग झूठ बोलते हैं मानते नहीं। आप हमको पहचानते हैं, आप उनको पहचानते नहीं। हम झूठ बोलते हैं मानते हैं, लोग झूठ बोलते हैं मानते नहीं। एक तरफ अहमद और मोहन जैसे पेशावर झूठे थे, तो दूसरी तरफ थे कबीर दास यानी संजीव कुमार जैसे सच्चे। ऐसे सच्चे कि उनका सच सुनकर उनके डैडी जमुना दास यानी ओम शिवपुरी भी चकरा जाते। वाह, ये धर्म की अच्छी कही तुमने। तुम्हारा धर्म क्या है ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया। यहाँ कुरान भी है, गीता भी है, बाइबल भी है, ग्रंथ साहब भी हैं और तुम इन सबको पढ़ते हो। कबीर, तुम्हारा धर्म किस टाइप का है, मेरी अकल से बाहर। डैडी, आपका ये बिजनेस और मुल्कों में भी है ना? हाँ हाँ, काफी मुल्कों में है। लेकिन आपको दौलत हर जगह अलग नाम से मिलती है। अमेरिका में डॉलर्स मिलते हैं, लंदन में पाउंड्स मिलते हैं, जर्मनी में मार्क्स मिलते हैं, जापान में येन्स मिलते हैं। इसी तरह डैडी, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, ग्रंथ साहब हो या बाइबल हो,
नाम से क्या होता है तो सब आत्मा की दौलत, और मुझे आत्मा की दौलत कमाने से मतलब है, चाहे वो कहीं से भी मिले। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और संजीव कुमार की ये मल्टी स्टार फिल्म ईमान धर्म सन 1977 में सुचित्रा के परचम तले बनाई गई थी। निर्माता थे प्रेम जी, लेखक सलीम जावेद और निर्देशक थे देश मुखर्जी। सलीम जावेद ने सन 1974 में प्रेम जी के लिए फिल्म मजबूर लिखी थी, जिसे रवि टंडन के निर्देशन में बनाया गया था और फिल्म मजबूर सुपरहिट हुई थी। उस जमाने में सलीम जावेद हिंदुस्तानी फिल्म जगत के सबसे ज्यादा कामयाब और सबसे महंगे लेखक माने जाते थे। फिल्म मजबूर के लिए निर्माता प्रेम जी ने सलीम जावेद को बतौर लेखक 2 लाख रुपए दिए थे, जो किसी भी फिल्म लेखक को मिलने वाला उस समय तक का सबसे बड़ा मुआवजा था। बकौल लेखक सलीम खान, मजबूर के बाद उनका मुआवजा बढ़ते बढ़ते 25 लाख रुपए तक पहुंच गया था और फिल्म की जायद आमदनी यानी ओवरफ्लो में भी उनकी हिस्सेदारी हुआ करती थी। जबकि उस जमाने में सुपरहिट और बड़े से बड़े हीरो का मुआवजा हुआ करता था 15 लाख रुपए। सलीम जावेद ने सिप्पी फिल्म्स के साथ लेखन करके अपने लेखन के सफर का आगाज किया था। सलीम खान और जावेद अख्तर के नाम से उनकी पहली फिल्म थी अंदाज, जिसे रमेश सिप्पी के निर्देशन में सन 1971 में बनाया गया था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, ओले ओले। अंदाज के बाद उसी साल उनकी दूसरी फिल्म हाथी मेरे साथी और इसके बाद सन 1972 में सीता और गीता आई। ये दोनों फिल्में भी सुपरहिट साबित हुईं। इस हैट्रिक ने फिल्म जगत में बतौर लेखक उनके कदम मजबूती से जमा दिए। हाथी मेरे साथी से उन्होंने सलीम जावेद के नाम से बाकायदा अपनी जोड़ी बना ली और सन 1975 तक उन्होंने कई हिट और सुपरहिट फिल्में लिखीं, जिनमें जंजीर, हाथ की सफाई, यादों की बारात, मजबूर, आखिरी दाव, दीवार और शोले जैसी फिल्में शामिल हैं। महबूबा 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 महबूबा, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं। मैं और तुम महबूबा 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 महबूबा। शोहरत और कामयाबी की इस बुलंदी पर खड़े होकर जब सलीम जावेद ने सन 1975 में निर्माता प्रेम जी को ईमान धर्म की कहानी का आइडिया सुनाया, तो प्रेम जी ने इस आइडिया पर तुरंत फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी नए निर्देशक देश मुखर्जी को सौंपी गई, जो फिल्म गंगा जमुना में आर्ट डायरेक्टर सुधेंदु रॉय के असिस्टेंट हुआ करते थे। प्रेम जी उस वक्त फिल्म गंगा जमुना के प्रोडक्शन कंट्रोलर थे और वहीं पर इन दोनों की जान पहचान हुई थी। बाद में जब प्रेम जी निर्माता बने तो उन्होंने देश मुखर्जी को अपनी फिल्म मेरा साया का आर्ट डायरेक्टर बनाया और इसके बाद देश मुखर्जी प्रेम जी की हर फिल्म के आर्ट डायरेक्टर बने रहे। देश मुखर्जी मशहूर निर्देशक सत्यजीत रे की तरह फिल्म के हर सीन का स्केच बनाते थे। उनकी सलाहियतों पर केवल प्रेम जी को ही नहीं, सलीम जावेद को भी पूरा भरोसा था। ईमान धर्म बड़े बजट की फिल्म थी। इसमें 3 नायक, 3 नायिकाएं, 4 खलनायक और बहुत सारे दूसरे किरदार थे और जाहिर है इतनी बड़ी कास्ट को फाइनल करना खासा मुश्किल काम था। लेकिन प्रेम जी चूंकि कामयाब निर्माता थे और सलीम जावेद की सुपरहिट फिल्मों के झंडे उन दिनों हर तरफ लहरा रहे थे, इसलिए यह मुश्किल मरहला आसान बन गया। तीनों नायक यानी अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और संजीव कुमार आसानी से साइन हो गए। नायक मिल गए तो नायिकाओं की बारी आई। मास्टर जी की नाबीना यानी नेत्रहीन लड़की शामली बनी बंगाल की मशहूर अभिनेत्री अपर्णा सेन। क्रिश्चियन मेम साहब
जेनी का रोल मिला हेलन को और मद्रास की तमिल बोलने वाली गरीब मजदूर लड़की दुर्गा बनी रेखा। पहला हमको तुमसे हो गया है प्यार, ओ हमको तुमसे हो गया है प्यार। फिल्म ईमान धर्म में एक वतन परस्त बहादुर फौजी बलबीर सिंह की खास भूमिका के लिए दिलीप कुमार से बात की गई। दिलीप कुमार को रोल पसंद भी आया और एक सीमा तक वो उसे निभाने के लिए राजी भी हो गए, लेकिन बाद में जाने क्या सोचकर उन्होंने इनकार कर दिया। शायद एक मल्टी स्टार फिल्म में छोटा सा रोल अदा करना उन्हें मुनासिब नहीं जान पड़ा। बहरहाल दिलीप कुमार के इनकार करने के बाद इस वतन परस्त बहादुर फौजी के रोल में उत्पल दत्त को लिया गया और दूसरी अहम भूमिकाओं में प्रेम चोपड़ा, ओम शिवपुरी, अमरीश पुरी, डॉक्टर श्रीराम लागू, A.K. हंगल, सुधीर, मोहन शेरी, अमरनाथ, C.S. दुबे, सत्येन कप्पू और सज्जन के अलावा और भी कई कलाकारों को कास्ट किया गया। फिल्म के गीत और संगीत की जिम्मेदारी आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मिली और फोटोग्राफी की जिम्मेदारी उठाई नरीमन ए ईरानी ने। इसके बाद बड़ी धूमधाम के साथ बंबई में शुभ मुहूर्त के साथ फिल्म ईमान धर्म की बाकायदा शूटिंग का आगाज हो गया। लो जी फौजी मौज में आ गया पहन के वर्दी खाकी, डाल बांगड़ा नच मेरे साथी, छोड़ के ये बैसाखी जट्टा आई बैसाखी, हो जट्टा आई बैसाखी, हो जट्टा आई बैसाखी। लो जी फौजी मौज में आ गया पहन के वर्दी खाकी, डाल बांगड़ा नच मेरे साथी, छोड़ के ये बैसाखी, जट्टा आई बैसाखी, हो जट्टा आई बैसाखी, हो जट्टा आई बैसाखी। हम आपको बता चुके हैं दोस्तों कि फिल्म ईमान धर्म की कहानी का ताना बाना मोहन और अहमद नाम के दो पेशावर झूठे गवाहों की जिंदगी के अतराफ बुना गया था, जिनका न धर्म से कोई वास्ता था न ईमान से, लेकिन दोनों अपनी बस्ती के मास्टर जी की नाबीना बेटी शामली को बेहद चाहते थे और उसकी खुशी की खातिर अक्सर उसके लिए तोहफे लाते थे। बाप रे, ये तो टेप रिकॉर्डर है बाबा। काफी महंगा होगा। हाँ भाई, होगा तो। इतनी महंगी चीज आप मना नहीं करते? नहीं, मैं मना नहीं करता और उसका कुछ कारण है। शामली, ये दोनों तुम्हें सगे भाइयों की तरह चाहते हैं, इसलिए आप उनकी हर बात माफ करने को तैयार हैं? शामली, जो लड़के एक पराई लड़की को अपनी बहन से भी ज्यादा समझें, उनमें कहीं ना कहीं एक अच्छाई की किरण तो है। वो तुम्हारे लिए जब देखो कुछ न कुछ ले आते हैं। मैं उन्हें रोक सकता हूँ, लेकिन तुमसे मोहब्बत उनका नेकी से आखिरी रिश्ता है और मैं उस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता। शामली मुस्कुरा दी। उसने मोहन का तोहफा कबूल कर लिया। इसके बाद मोहन अपनी प्रेमिका दुर्गा से मिलने कंस्ट्रक्शन साइट पर जा पहुंचा। दुर्गा, मैं आ गया। बहुत अच्छा किया तुम आ गया। एक नंबर का झूठा, आपका बोला कल आएगा और आज दांत निकाल के बोलता हम आ गया। दुर्गा, वो कल क्या हुआ कि वो तुम आपको बोला आपको जू लेके जाएगा, बेलपुरी खिलाएगा,
ये दे रहा तेरा दिलपुरी, आम कब जानता है? तुम हमको जो बात बोलता है झूठा बोलता है। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। बात मत करो जी, झूठा। अरे दुर्गा सुनो। ஐயோ பாவம், இவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, சின்ன பாப்பா, வாயில கை வச்சு கூட கடிக்க தெரியாது. என்னன்னா வடிகட்ட முட்டாள் நினைச்சிருக்கீங்களா நீங்க? உங்களை மாதிரி எவ்வளவு ஆம்பளைங்க பாத்துருப்பேன் நானு. பத்தாம் போயா? अरे क्या बोल गई? ए दुर्गा, दुर्गा सुनो तो सही, अब मैं तुम्हें कैसे। दुर्गा नाराज होकर जाने लगी तो मोहन उसके पीछे लपका और उसने उसे मना लिया। हाँ, तो बोल, सचमुच शादी कटा रहे हैं? झूठा, तुम खाली बोलता करता नहीं। अरे क्या बोलती है तू? कहे तो कल ही बारात लेके। उधर कबीर अपने डैडी जमुना दास को दुनिया की दौलत और आत्मा की दौलत का फर्क समझाकर रिटायर्ड मेजर बलबीर की दुकान में अनाथ बच्चों के लिए बैसाखियों का ऑर्डर देने पहुंचा। तुझे फिक्र न करो महाराज, आज मैं जाकर अपने सामने सब कुछ तैयार करवा दूंगा, कोर्ट मार्शल कर दूंगा सबका। हमारी मिलिट्री में ये नहीं चलता। नहीं बलबीर सिंह जी, अब आप मिलिट्री में नहीं रहे, लेकिन दिल अभी तक वही है। हुजूर, जो एक बार फौजी हो गया वो तो मरते दम तक फौजी रहता। ये तो रब ने हमसे दुकान खुलवा दी, नहीं तो मेजर बलबीर सिंह को तो सरहद पर दुश्मन की गोली से ही मरना था। शाम ढल रही थी कि कबीर रोज की तरह दोस्ती निभाने के लिए शामली के पास आ गया। क्या सोच रही थी? क्या जरूरत है तुम्हें मुझसे रोज यहाँ इस तरह मिलने की? जिंदगी ने तुम्हें कितनी खुशियों के उजाले दिए हैं और तुम उन्हें छोड़कर मेरी आंखों के सामने फैले हुए अंधेरे में बैठ के क्या पा सकोगे? कुछ भी तो नहीं। तुम नहीं जानती शामली, जिसे तुम उजाला कह रही हो वो मेरे लिए उजाला नहीं, धूप है, और जिसे तुम अंधेरा कह रही हो वो अंधेरा नहीं, छांव है। क्या ये छांव तुम मुझसे छीन लेना चाहती हो? कबीर, तुम मानो न मानो, लेकिन कोई फायदा नहीं है इसमें। ना हो शामली, मैं इंसान हूं, तराजू नहीं कि जिधर बोझ लगे उधर झुक जाऊं। और फिर हर आदमी फायदे का अलग मतलब समझता है। मैं ये समझता हूं कि जिंदगी में मुझे जितनी भी दोस्ती मिल जाए उतना फायदा है, इसलिए इस वक्त मैं यहाँ हूँ। और मेरे फादर ये सोचते हैं कि जिंदगी में जितनी भी दौलत मिल जाए उतना फायदा है, इसलिए इस वक्त वो किसी बिजनेस मीटिंग में बैठे रुपये कमाने की नई नई तरकीबें सोच रहे होंगे। उधर रात गए होटल ब्लू डायल के बार में बैठी हुई जेनी ने बारटेंडर से विस्की मांगी। एक विस्की। सॉरी मैडम, 12 बजे बाद बंद हो जाता है। 12 बजने में 1 मिनट। बारटेंडर, 1 मिनट, 1 पैग। आपको बोला ना विस्की नहीं मिल सकती, बिल पे कीजिए। Don't take away the glass. मुझे विस्की चाहिए। Behave yourself. You shut up. Shut up, you rascal, you scoundrel. जेनी ने नशे में बार काउंटर के सारे ग्लास तोड़ दिए, झगड़ा कर लिया, पुलिस केस बन गया। लेकिन अहमद ने केवल 100 रुपए की एवज में अदालत में ऐसी जोरदार झूठी गवाही दी कि जेनी बाइज्जत बरी हो गई। अहमद अपनी कामयाबी पर मुस्कुराते हुए अदालत से निकल रहा था कि तभी पीछे से आवाज आई। सुनो, तुम्हारे लिए एक काम है मेरे पास, करोगे? अगर काम मर्जी के मुताबिक और पैसा काम के मुताबिक होगा तो क्यों नहीं करेंगे? तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है, ये मेरा पता है, 1-2 दिन में मुझसे मिल लेना। इधर शामली के नाम युवक संगीत सभा का एक पत्र आया कि वो गाने के मुकाबले में सिलेक्ट नहीं हो पाई है, लेकिन मोहन और अहमद ने उसे सच नहीं बताया, कह दिया कि वो जीत गई है। शामली के पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी। मगर ये झूठ क्यों बोला तुम लोगों ने? आज नहीं तो कल इसका दिल तो दुखना ही है। नहीं मास्टर जी, ये हम पर छोड़ दीजिए, हम कुछ करेंगे। क्या करोगे? इसके साथ भी झूठ बोलोगे, बेईमानी करोगे? तो क्या हो गया मास्टर जी, जब हम गैरों के लिए झूठ बोल सकते हैं तो क्या अपनों के लिए नहीं बोल सकते? मतलब तो यह है कि शामली को दुख ना हो, और अगर इसमें हमने थोड़ी सी बेईमानी कर भी ली
वैसे भी हमारा कौन सा ईमानदार है, मुझे चला जाएगा। बहुत अब आप कुछ मत बोलिए, हम लोग संभाल लेंगे। और फिर अहमद ने मोहन के साथ मिलकर एक खाली हॉल में साउंड इफेक्ट्स के जरिए ऐसा शानदार जलवा जमाया कि नेत्रहीन शामली उसे संगीत सभा का जलसा समझ बैठी और जज्बाती अंदाज में अपना गीत सुनाने लगी। मैं सोचती हूँ यहाँ आकर कि जमीन से उठाकर आसमां पे बिठा देते हैं लोग हम जैसे छोटे इंसानों को। काश मैं देख सकती, काश मैं देख सकती अपने मेहरबान, काश मैं देख सकती, काश मैं देख सकती अपने मेहरबान, काश मैं देख सकती, काश मैं। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, मैं इस काबिल नहीं, ये मेरी महफिल थी। आपका शुक्रिया, शौक तो है बहुत के गम सुनाऊं, कोई गीत लेकिन संभालूं मैं कैसे, लेकिन संभालूं मैं कैसे बेचैनी अरमानों को, काश मैं देख सकती, काश मैं। इस तरह शामली का दिल खुश करके दूसरे दिन अहमद जेनी से मिलने उसके फ्लैट पर जा पहुंचा। मेरी 6 साल की बेटी है पिंकी, स्कूल में पढ़ती है, हॉस्टल में रहती है। मेरी जिंदगी कुछ भी हो, लेकिन इसका साया भी मैंने उसकी जिंदगी पर पड़ने नहीं दिया। हर संडे मैं उसे मिलने हॉस्टल जाती हूँ और हर बार वो एक ही सवाल करती है जिसका जवाब सचमुच मेरे पास नहीं है। सवाल क्या है? मेरे डैडी कौन है, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? समझा। लेकिन देखिए, जब इस सवाल का जवाब आप नहीं दे सके तो मैं कैसे दूंगा? तुम्हें इस सवाल का जवाब देना नहीं, जवाब बनना है। हर संडे तुम्हें उसके सामने उसके बाप का रोल करना होगा और इस काम का पैसा मैं दूंगी। देखिए साहब, बुरा मत मानिएगा, ये काम झंझट का है। क्या अपने हिसाब का लगता नहीं है? क्यों नहीं लगता? बड़े बड़े चालाक वकीलों के सामने झूठ बोल सकते हो, एक छोटी सी बच्ची से झूठ नहीं बोल सकते, और वो भी सिर्फ संडे को 1 घंटे के लिए, और फिर मैं तुम्हें अच्छे पैसे देने को तैयार हूँ। अहमद ने पहले तो टालमटोल किया, लेकिन फिर हर संडे के 100 रुपए पर वो मान गया और जेनी के साथ पिंकी का डैडी बनकर उसके स्कूल पहुंच गया। यही है तुम्हारे डैडी? मेरी डैडी? पिंकी, जब मैं बाहर गया था ना, तब तुम छोटी सी थी, झूले में लेट लेटी सोती रहती थी, और अब कितनी बड़ी हो गई हो, आए? लेकिन फायदा क्या हुआ बड़ी होने से? तुमने तो डैडी को पहचाना ही नहीं। क्यों? अरे अरे, देखो इसे तो। पिंकी,
अरे देखो तो इसे। पिंकी, तुम कहाँ चले गए थे डैडी? नहीं पिंकी, नहीं, कोई बात नहीं है। देखो अब मैं आ गया हूँ। हाँ? अब मैं पिंकी को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। अहमद की प्यार भरी बातों ने पिंकी का दिल जीत लिया और वो अहमद से लिपट कर रो पड़ी। मेम साहब, मुझे पता नहीं था मेम साहब। मैंने बड़े बड़े वकीलों और जजों के सामने झूठ बोला है मेम साहब, लेकिन इस बच्ची के सामने, इस बच्ची के साथ ये काम बहुत मुश्किल है मेम साहब, बहुत मुश्किल है। देखिए अगली बार आप मेरे साथ मत आइएगा मेम साहब, बुरा मत मानना, पर किसी के सामने मैं इस बच्ची से झूठ नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। जेनी अहमद के दिल का हाल समझ गई और बोली, मैं सब समझती हूँ। अगले इतवार को तुम अकेले ही आना। हाँ? उधर अहमद की जिंदगी में यह जज्बाती मोड़ आया और इधर मोहन दुर्गा के दिल में उतर गया। रंग में क्या रखा है तेरा रूप बड़ा मतवारा। मत देखो नैन हमारे झुक गए लाज के मारे। नैन झुका के तुम क्यों करती हो ये प्रेम इशारे। प्यार की मस्ती में मोहन दुर्गा के साथ नाचते गाते बारिश में इतना भीग गया कि बीमार पड़ गया। जब वो बुखार में पड़ा था, उसी दौरान टैक्सी में जाते हुए बस्ती के मवाली करगा की नजर अकेली शामली पर पड़ी। उसके अंदर का शैतान जाग उठा। उसने बहाने से शामली को अपनी टैक्सी में बिठा लिया और उसे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहा। अरे कौन है? कौन है? कौन है? शामली की चीख पुकार सुनकर दफ्तर में लंच के डिब्बे पहुंचाने वाले बरकत चाचा और दूसरे साथी शामली की मदद को दौड़ पड़े। भाग गए बिटिया, वो लोग भाग गए। अभी तो हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमने तुम्हारी आवाज सुनी। मत रो बिटिया, मत रो। अब कौन फिक्र तुम्हारे बच्चे। अरे ओ हीरो, सामान उठा ले बेचारी का, कहाँ पड़ा होगा। चल घबरा मत बेटी, अल्लाह का शुक्र है हम लोगों को वक्त पर भेज दिया। अब तू चिंता मत कर। बरकत चाचा, मैं इसे पहचान रही हूँ, ये यहाँ का मवाली है, करगा नाम है इसका। अच्छा हाँ। अच्छा चल ये भी उठा ले चल। मोहन और अहमद को जब इस वारदात का पता चला तो वे दोनों करगा को सबक सिखाने पहुंच गए। चल यार, इसके लिए इतना काफी है। जब ये होश में आए तो इसे कह देना कि उस लड़की के पास दो आंखें नहीं लेकिन दो भाई जरूर हैं, याद रखे। शामली के साथ होने वाली दुर्घटना की बात कबीर को मालूम हुई तो उसने शामली से शादी करने का फैसला कर लिया। अरे पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं आया, लेकिन फिर कमाल करते हैं आप भी।
इसमें विश्वास न आने की क्या बात है? हमारी श्यामली क्या ऐसी गई गुजरी है? अगर एक कमी है उसमें तो गुण भी तो हजारों हैं। अरे वाह। और मास्टर जी, लड़का ठीक ठाक तो लगता है ना? बड़ा अच्छा है बेचारा। मैं तो पहले कभी मिला नहीं था, कभी कभी श्यामली से उसके बारे में सुन लेता था। भाई बड़ा नेक है लड़का। देखा मोहन, कितनी गुन्नी है ये लड़की। आपस में सब कुछ तय कर लिया, भाइयों को हवा तक नहीं लगने दी। अरे भाई शर्माती होगी तुम लोगों से कहते हुए। लड़के से नहीं मिलवाती तो कम से कम फोटो तो दिखा देती उसका, जरा चौकटा तो देखते। फोटो भी देख लेना, मिल भी लेना। अभी शादी वादी में तो टाइम लगेगा, कुछ इंतजाम भी तो करना होगा ना। अच्छा, हमारे होते हुए श्यामली की शादी का इंतजाम आप करेंगे? आप तो बाकी बात कर लीजिए, ये दहेज वहेज और शादी के खर्चे की फिक्र मत कीजिएगा। क्या? नहीं बेटा, देखो मेरी बात का बुरा नहीं मानना, लेकिन मेरा दिल नहीं मानेगा कि चलो जाने दो। नहीं, कहिए 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 कि आपका दिल नहीं मानेगा कि श्यामली की शादी हमारे बेईमानी से कमाए पैसे से करें, यही ना? देखो बेटा, बुरा मत मानना। मास्टर जी, आप किस दुनिया की बात करते हैं? हमें पैसों से मतलब है या ईमानदारी और बेईमानी से? आप बहुत ईमानदारी से जिए ना, आपको क्या मिला? और वो लोग जिन्होंने बेईमानी से लाखों रुपया कमा लिया है, मजे कर रहे हैं। मास्टर जी, बेईमानी और ईमानदारी में कितना दम है देखना है तो पहले अपना हाल देखिए, फिर उन लोगों का हाल देखिएगा। इसी दौरान सरकार ने अचानक कालाबाजारियों, स्मगलरों और जमाखोरों के खिलाफ जोरदार मुहिम छेड़ दी। सेठ जमुना दास के होश उड़ गए। इस वक्त मेरा जो हाल है मैं ही जानता हूं। हद हो गई, हद हो गई रंजीत। आज हर वो आदमी जिसका स्मगलिंग या ब्लैक मार्केटिंग से जरा सा भी ताल्लुक है, उसके साथ जो गुजर रही है। प्लीज सिट डाउन। तो मानोगे मेरी बात, मैं 3 दिन से सोया नहीं हूं। सर आपने लेटर सुना? क्या? आज सेठ मानिक चंद के गोदामों पर रेड पड़ गया। अरे बेचारे ने 15 रोज पहले 1.5 लाख का गेहूं गोदाम में बंद किया था कि कीमत बढ़ेगी तो बेचेंगे। सब पकड़ा गया। ओफो, मैं तो ये सब खबरें सुन सुनकर बहुत घबरा रहा हूं भाई। देखो रंजीत, ये सब जो ब्लैक की फाइल्स है ना, और भी जो ऐसे पेपर है उन्हें कहीं मेरा मतलब है किसी जगह पर एहतियात से रखवा दो। कोई भरोसा नहीं कब रेड हो जाए। आप बेफिक्र रहिए सर, मैं ये सब फाइलें बिल्कुल सेफ जगह पर रख दूंगा। कबीर से अपने डैडी की ये परेशानी देखी नहीं गई। उसने सलाह दी कि वो अपना सारा काला धन सरकार के हवाले कर दें। क्या उल्टी बातें कर रहे हो? लगता है किताबें पढ़ पढ़ के पागल हो गए हो तुम। क्या ये मेरा पागलपन है कि मैं आपको इस मुसीबत, इस परेशानी में देखना नहीं चाहता? डैडी, या तो वो कीजिए जो मैं कहता हूं, वरना ये मत कहिए कि ये सारी दौलत आपने मेरे लिए कमाई है। और अगर ये दौलत आपने मेरे लिए नहीं कमाई तो मुझे यहां रहने का कोई अधिकार नहीं। मुझे यहां से जाना पड़ेगा। बेटे के मुंह से घर छोड़कर जाने की बात सुनकर सेठ जमुना दास जज्बाती हो गए और उन्होंने कबीर को गले लगा लिया। अब तो खुश है डैडी। हाँ बेटे, लेकिन बेटे मुझे छोड़कर जाने की बात फिर कभी मत करना। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन सेठ जमुना दास अपने सारे काले पैसे और काले धंधे का हिसाब हुकूमत के हवाले कर देगा। सेठ जमुना दास की चंडाल चौकड़ी ने यह खबर सुनी तो चौंक पड़ी और रंजीत से मदद मांगने पहुंची। ये फाइलें गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचनी चाहिए रंजीत। मैं क्या कर सकता हूं? ये तो मैं नहीं जानता कि तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो, लेकिन इतना जानता हूं कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। हम जमुना दास के बाद तुम्हें अपना पार्टनर बना सकते हैं। मुसीबत की असली जड़ जमुना दास नहीं, उसका बेटा है। राजा साहब, आज रात आपकी पार्टी में उन दोनों का आना बहुत जरूरी है। और फिर राजा साहब की पार्टी के दौरान रंजीत के साजिशी मंसूबों के मुताबिक करगा ने बड़ी चालाकी से सेठ जमुना दास को गोली मार दी।
और रिवॉल्वर कबीर को थमाकर फरार हो गया। कबीर अपने ही बाप के कत्ल के जुर्म में पकड़ा गया और 5,000 रुपयों की इवज में मोहन और अहमद इस कत्ल के चश्मदीद गवाह बन गए। ये सब झूठ है, मैंने कोई खून नहीं किया है। कुछ कहने से पहले आपको इतना तो सोचना चाहिए वकील साहब, आप एक बेटे पे उसके बाप के खून का इल्जाम लगा रहे हैं। ये तो मुमकिन है मिस्टर कबीर कि एक बेटा अपने बाप का खून कर दे, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि हम आपकी दिलचस्प और मनगढ़ंत कहानियों पर यकीन कर लें। जिसे मनगढ़ंत कहानी कह रहे हैं उसे झूठ साबित करने के लिए इनके पास ना कोई सबूत है ना कोई गवाह। जनाब, मेरे पहले गवाह हैं मोहन कुमार सक्सेना। मोहन ने गवाही दी कि वो और उसका दोस्त अहमद 22 अक्टूबर की रात जूहू से पैदल आ रहे थे तो उन्होंने एक बंगले में जगमग रोशनी के साथ बैंड बाजे की आवाज सुनी और अंदर झांकने लगे। मैं और मेरे दोस्त ने देखा एक साहब जिनकी उम्र 50-55 बरस की होगी बंगले से बाहर निकलकर बाग में टहलने लगे। कुछ देर बाद बंगले से एक आदमी और निकला और साहब की तरफ गया, लेकिन साहब ने उस आदमी को नहीं देखा क्योंकि साहब की पीठ थी। वो आदमी साहब के करीब पहुंचा और उस आदमी ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली। साहब पलटे और उस आदमी ने साहब पर गोली चला दी। जिसे तुमने और तुम्हारे दोस्त अहमद ने खून करते हुए देखा है, मैंने अपनी आंखों से जिस आदमी को खून करते हुए देखा है वो कोई और नहीं, ये है। मोहन के बाद अहमद को गवाही के लिए बुलाया गया तो वो भी यही गवाही देने लगा। इसे सुनकर कबीर से रहा नहीं गया और वो चीख पड़ा। मिस्टर कबीर, आप मेरे गवाह को बयान देने से रोक रहे हैं। वकील साहब, अब किसी गवाह किसी बयान की जरूरत नहीं। मैं अपने जुर्म का इकरार करना चाहता हूं। ये लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। अपने डैडी का खून मैंने किया है। मिस्टर कबीर, ये आप क्या कह रहे हैं? योर ऑनर, मिस्टर कबीर का वकील मैं हूं। मैं अदालत से दरखास्त करना चाहता हूं। किसी वकील की जरूरत नहीं। सच बात तो यह है, ये खून मैंने किया है, मैंने किया है। गवाहों के बयान और खुद मुल्जिम कबीर दास व जमुना दास के इकबाल जुर्म की रोशनी में अदालत दफा 302 ताज़ीरात हिंद के मुताबिक मुजरिम कबीर दास को सजाए मौत देती है। यूं अनजाने में अपनी झूठी गवाही से शामली के होने वाले सुहाग को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने का इंतजाम करके मोहन और अहमद मास्टर जी से मिलने पहुंचे। मास्टर जी ने उन्हें कबीर की तस्वीर दिखाई तो दोनों के होश उड़ गए। वो फौरन कबीर से मिलने हवालात पहुंचे। तुम जानते थे कि हम झूठ बोल रहे हैं और तुमने कह दिया कि ये सब सच है। क्यों? इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि लोगों को यह पता लग जाए कि गीता और कुरान जैसी पवित्र किताबों पर हाथ रखकर भी कोई झूठ बोल सकता है। लेकिन हमसे जो गलती हुई उसकी सजा तुम्हें तो नहीं मिलनी चाहिए ना? हमें माफ कर दो। एक शर्त पर। हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, हमें माफ कर दो। कबीर ने इस शर्त पर उन्हें माफ कर दिया कि मोहन और अहमद अब झूठ नहीं बोलेंगे। अब दोनों ये सोचने लगे कि कबीर को कैसे बेगुनाह साबित किया जाए। उधर रंजीत की कंस्ट्रक्शन साइट पर मुकादम गोविंदा माल में मिलावट देखकर चौंक पड़ा। क्या देखा तो अन्ना, ये मिलावट तो कब से चली आ रही है। लोहा देखो जंग लगा, ईंट आधी कच्ची, लकड़ी कीमत लगी और सीमेंट के नाम पे आती है बालू। इतने में रंजीत आ गया और दोनों में जोरदार तकरार हो गई। तुमको जो मटेरियल सप्लाई किया जाता है वही लगाओ। अच्छा है या बुरा, तुम्हें क्या मतलब? वाह साहब, मतलब का ऐसा नहीं साहब, कल को ये बिल्डिंग पूरा होगा तुम तो खूब पैसा लेकर सब फलाड़ बेचेगा साहब, लेकिन जो मानस यहाँ रहने को आएगा अपने घरवाली के साथ बाल बच्चे के साथ, उसका क्या होगा साहब? अरे इस बिल्डिंग का तो दीवार गिर सकता है, छत गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है साहब। ऐसी बिल्डिंग हम कैसे बनाएगा? ठीक है, इस वक्त तुम जोश में हो,
लेकिन ये मजदूर जो तुम्हारे कहने पर काम रोक कर बैठे हैं, इन्हें कल की रोटी कहां से नसीब होगी, इतना सोच लेना। गोविंदा काम बंद करवाने के 5 दिन बाद जब मजदूरों की बस्ती में गया तो बच्चों और औरतों की भूख और परेशानी देखकर वो तड़प उठा। उसने काम दोबारा शुरू करवा दिया। अन्ना, तुम हार मान गया ना? ये प्रायश्चित करना। ये काम शुरू करने से पहले मैंने अपने मन में सोच लिया है दुर्गा कि आज से इस बिल्डिंग में जो नई छत पड़ेगी उसके नीचे मैं सोऊंगा, मैं सोता और कहूंगा कि भगवान ने ये छत इसलिए बनाए हैं कि मजदूरों को रोटी मिलती रहे। लेकिन अगर कल को ये छत किसी के ऊपर गिरनी है तो आज ये मेरे ऊपर गिर जाए। इन मेहमानों की बात मानकर मैंने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित यही है दुर्गा। मम्मी लो तेरी बेहतर है। इधर अन्ना प्रायश्चित में लग गया और उधर अहमद ने पिंकी की खातिर अपने झूठ को सच में बदलने के लिए जेनी से शादी करने का फैसला कर लिया। जेनी, मैंने कसम खाई थी कि मैं सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन सच बदला भी तो जा सकता है। यह सच है कि मैं उसका बाप नहीं हूं। अगर दुनिया की बाकी रस्में बाद में पूरी हो जाएंगी, लेकिन अब पिंकी से बोला झूठ नहीं रहा। इसे फेंक दो, मैं आज से इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। जेनी ने शराब छोड़ दी और अहमद के साथ प्यार भरे जीवन के सपने देखने लगी। उधर मोहन को पता चला कि बरकत चाचा सख्त बीमारी में भी काम पर गए हैं तो वो उन्हें वापस लाने के लिए चल पड़ा। बरकत चाचा, मोहन, क्या हुआ तुम्हें बरकत चाचा? बस वक्त आ गया बेटा, अच्छा हुआ तू मिल गया। तेरी अमानत मैंने टीन के संदूक में रखी है, उसे ले लेना। और सुन, मेरी एक अमानत रख सकेगा बेटा? क्या बरकत चाचा? दुनिया में मेरे पास एक ही दौलत रह गई थी, मेरा कुरान शरीफ। उसे अपने पास इज्जत से संभाल के रख लेगा। तुम घबराओ मत बरकत चाचा, तुम घबराओ मत। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर पास ले चलता हूँ। मगर पहले ये डिब्बा सामने के दफ्तर में आहूजा बाबू को। मैं अब यहाँ। बरकत चाचा ने मोहन को आहूजा बाबू के लंच का डिब्बा पहुंचाने भेजा और मौत का फरिश्ता आ गया। मोहन बरकत चाचा का कुरान शरीफ सीने से लगा कर ले आया और दूसरे दिन अहमद के साथ कबीर से मिलने हवालत पहुंचा। ये निशान कैसा है तुम्हारे सीने पर? हाँ? कल बारिश में बरकत चाचा का दिया हुआ कुरान लेकर आ रहा था, उसी का निशान रह गया। क्यों? वैसे कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन ये निशान देखकर मुझे याद आया, जिस आदमी ने मेरे हाथों में पिस्तौल दिया था उसने सफेद जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन उसकी जेब लाल रंग की थी। अचानक ये निशान देखकर याद आया, सफेद जैकेट, लाल जेब। जेब की बात जब शामली को मालूम हुई तो उसे मवाली करगा की जेब याद आ गई, जो इज्जत बचाते हुए उसके हाथ आ गई थी। शामली ने जेब का वो सफेद टुकड़ा मोहन और अहमद को दिखाया तो वो दंदनाते हुए करगा के घर में घुस गए। ये दादागिरी का मतलब? सफेद रंग के कोट पर लाल रंग की जेब अच्छी नहीं लगती करगा। जिस रंग का कोट उसी रंग की जेब। क्या? अरे यार, काहे को मारते हो बेचारे को? तुम्हें जो पूछना वो ऐसे ही बता देगा। क्या पूछना है तुमको? हमको ये नहीं पूछना है कि सेठ जमनादास का खून तुमने किया था कि नहीं। हमको ये पूछना है कि ये खून तुमने किसके कहने पर किया था। मुझे कुछ नहीं मालूम है। अच्छा तो बच्चों, फिर चल पुलिस स्टेशन। मुझे कौन पुलिस स्टेशन ले जा सकता है? तेरा तो बाप ही चलेगा।
मोहन और अहमद करगा को धक्के मार कर ले जाने लगे कि तभी रंजीत ने गोली चला दी। करगा घायल हो गया, लेकिन मरते मरते वो पुलिस को अपना बयान दे गया। जिसने मुझे सेठ जमनादास का खून करने के लिए पैसा दिया था, उसी ने मुझे गोली मारी। क्या सेठ जमनादास का खून तुमने किया है? मैंने किया था। और उसके लिए तुम्हें पैसे किसने दिए? रंजीत ने। रंजीत? करगा के इकबाली बयान के बाद पुलिस ने कबीर को जेल से बरी कर दिया और रंजीत के खिलाफ वारंट जारी हो गया। यह खबर चंडाल चौकड़ी के सेठों को मिली तो उनमें खलबली मच गई, लेकिन रंजीत ने उन्हें दिलासा दिया कि मोहन, अहमद और कबीर ये तीनों आज रात ठिकाने लगा दिए जाएंगे। मोहन तो ठीक है ना यार? मैं तो सो रहा था। न जाने क्यों ऐसा लगा जैसे नींद में मुझे कोई हिला के जगाने की कोशिश कर रहा है। जरा सी नींद खुली तो समझ में आया कि ये कुरान शरीफ के सफ़े हवा में पलट रहे हैं और ये आवाज ऐसा लगा बढ़ती चली जा रही। आँख खोली तो अजीब बात है। हाँ अहमद, बड़ी अजीब बात है। कबीर ने गीता दी है ना, मैं बैठ के ऐसे पढ़ने, पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। जब इस आदमी ने मुझ पर हमला किया तो यही गीता मेरे सीने पर थी। ये देखो। या अल्लाह, हम जिंदगी भर जिन किताबों पर हाथ रखकर झूठ बोलते रहे, उन्हीं किताबों ने आज हमारी जान बचा ली। अगर वो लोग हम पर हमला करवा सकते हैं तो वो तो कबीर को भी नहीं छोड़ेंगे। न जाने इस वक्त तो कहां होगा। कबीर फौजियों के बैसाखी के जश्न में बैठा हुआ उनका जज्बाती भांगड़ा नाच देख रहा था। आधी रात के बाद कबीर जश्न से लौटने लगा तो रास्ते में कातिल ने उसे घेर लिया। इतने में गश्ती पुलिस आ गई और कबीर ने कातिल को बचा लिया। तुम मुझे पकड़वा सकते थे। हाँ, शायद 2-4 साल की जेल भी हो जाती तुम्हें, और इन 2-4 साल के बाद जब तुम जेल से बाहर निकलते तो और भी ज्यादा बुरे इंसान बनकर। लेकिन अब तुम जेल नहीं जाओगे। एक ऐसे इंसान का खून करोगे जिससे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। और मैं इस उम्मीद पर मरने को तैयार हूं कि शायद एक दिन तुम ये सोचकर शर्मिंदा हो कि तुमने कभी 200-400 रुपयों के लिए एक ऐसे इंसान को मार डाला जिसे तुम जानते तक नहीं। ये शर्मिंदगी तुम्हें एक बेहतर इंसान बना सकती है। कातिल सर झुकाए हुए लौट गया। इसी दौरान अस्पताल में डॉक्टर ने जेनी को इंजेक्शन लगाकर दिलासा दिया कि वो शाम तक बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये इंजेक्शन नकली था। जेनी, अहमद, क्यों? मैं मरने वाली हूँ। जेनी, मैं मर रही हूँ अहमद। पिंकी, 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 इसका क्या होगा? कैसे बातें कर रहे हो तुम जेनी? तो कुछ नहीं होगा। अहमद, मेरे बच्चे का क्या होगा? तुम हो ना? हाँ जेनी, मैं उसकी दादी हो ना? हाँ जेनी, मैं उसका अहमद, अहमद, जेनी, अहमद, जेनी, जेनी, जेनी। इधर रंजीत और चंडाल चौकड़ी के बनाए इंजेक्शन ने जेनी की जान ले ली तो उधर उनकी बनाई नई इमारत की छत गिरने से गोविंदा की जान चली गई। लेकिन अपराधी रंजीत अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था। अचानक कबीर की जान का दुश्मन उसके सामने आ गया।
मुझे किसी आदमी ने 1000 रुपया दिया था उस काम के लिए। कौन था वो? रंजीत। वो कहाँ मिल सकता है, बता सकते हो? जी हाँ। और फिर कबीर, मोहन और अहमद जान की बाजी लगाकर रंजीत पर टूट पड़े। मुझे वो फाइल्स चाहिए रंजीत, जो डैडी ने तुम्हें दी थी। मेरे पास कोई फाइल्स नहीं है। बस यही फाइल्स है मेरे पास, तुम भी देख लो कबीर। काले धंधों की फाइलें तो मिल गई, लेकिन रंजीत भाग गया। तीनों उसे खोजते फिर रहे थे कि तभी चमत्कार हो गया। कहाँ जा रहे हो यारों? देखो, हमें जाने दो। वे हम फौजी हैं, बाहर वालों को अंदर आने नहीं दिया, अंदर वालों को कैसे बाहर जाने देंगे? चलो, इस तरह लड़ने से कुछ नहीं होगा। चलो, कबीर ठीक कह रहा है, इस तरह लड़ने से कोई फायदा नहीं। रंजीत, तुम भी वही ठहरो कबीर दास। अहिंसा तुम्हारा आदर्श होगा, मेरा नहीं। वाह रंजीत, बहुत सही वक्त पर आए। मैं हर जगह सही वक्त पर ही जाता हूँ। इससे पहले कि पुलिस यहाँ पहुंचेगी, हम सब लोग इस मुल्क और इस मुल्क के कानून से बहुत दूर जा चुके होंगे। और इसके साथ ही पासा पलट गया। आप लोगों ने इन मुजरिमों को पकड़ने में जो मदद की, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया तो गैरों का अदा किया जाता है इंस्पेक्टर। कानून और सरकार की तरह इन लोगों का भी यही फैसला है कि आज का हिंदुस्तान ब्लैक मार्केटर्स, स्मगलर्स और जमाखोरों को अब एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन ये सब लोग हैं कौन? इंस्पेक्टर, ये है आज का हिंदुस्तान। क्लाइमैक्स की इस शूटिंग के साथ ही फिल्म ईमान धर्म पूरी हो गई। बहरहाल शूटिंग पूरी हुई तो एडिटिंग का मरहला आया। एडिटिंग के बाद जब फिल्म देखी गई तो निर्माता प्रेम जी को फिल्म का क्लाइमैक्स कुछ पसंद नहीं आया। प्रेम जी ने सलीम जावेद को क्लाइमैक्स बदलने के लिए कहा, लेकिन इस बात पर वो राजी नहीं हुए और इस तरह फिल्म ईमान धर्म 14 जनवरी सन 1977 को सारे देश में इसी रूप में रिलीज कर दी गई। शोले और दीवार जैसी सुपरहिट फिल्मों के बाद आने वाली सलीम जावेद की ये 10वीं मल्टी स्टार फिल्म ईमान धर्म न तो लोगों के दिल को छू सकी और न ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी कोई छाप ही छोड़ सकी। क्योंकि जग की दौलत झूठी, हाँ हाँ अपनी मेहनत सच्ची रे, अपनी मेहनत सच्ची रे। सोने चांदी हीरे मोती से ये माटी अच्छी रे, सोने चांदी हीरे मोती से ये माटी अच्छी। इस बारे में जब हमने निर्माता प्रेम जी से पूछा तो उनका कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि फिल्म का हर सीन बेहद खूबसूरत, जज्बाती और ड्रामाई था, लेकिन फिल्म के किरदारों में कोई एका नहीं था, इसलिए ये फिल्म इकाई नहीं बन पाई और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस बारे में लेखक सलीम खान का विचार था कि फिल्म की कहानी में एक बुनियादी गलती थी और वो ये कि कहानी 2 पेशावर झूठे गवाहों की थी जिन्हें क्लाइमैक्स में सच्चा बनना चाहिए था, लेकिन वो इंटरवल में ही सच्चे बन गए। सलीम खान ने इस बात का भी एतराफ किया कि फिल्म में एक के बजाय 4 प्लॉट थे और हर प्लॉट पर एक फिल्म बन सकती थी।
इस तरह ये 4 फिल्मों को जोड़कर बनाई गई एक फिल्म थी। लेकिन फिल्म के लिखने के दौरान ये गलतियां शायद महसूस नहीं हो पाई। यूं लगता है कि कामयाबी के जोश में फिल्म की तैयारी के दौरान होश के साथ काम नहीं लिया गया। कुछ लोग इस फिल्म की नाकामयाबी के लिए नए निर्देशक देश मुखर्जी को भी जिम्मेदार मानते हैं, और कुछ का कहना है कि फिल्म की पटकथा बहुत कमजोर थी, पात्र बहुत ज्यादा थे, म्यूजिक अच्छा नहीं बन पाया था और संवादों में भाषणबाजी जरूरत से ज्यादा थी। बहरहाल जितने मुंह उतनी बातें। इसके बावजूद हकीकत यह है कि अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, संजीव कुमार, रेखा, अपर्णा सेन और हेलन ने अपने अपने किरदारों में जान डाल दी थी। ए.के. हंगल, ओम शिवपुरी, प्रेम चोपड़ा, उत्पल दत्त, श्रीराम लागू, अमरीश पुरी और जागीरदार ने भी अपनी सहायक भूमिकाएं बखूबी निभाई थीं। नरीमन ए. ईरानी की फोटोग्राफी खूबसूरत थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी के गीत उनके रंग के मुताबिक बेशक थे। ये दूसरी बात है कि फिल्म में म्यूजिक का स्कोप कम होने के कारण वो अपना जादू नहीं जगा पाए। बहरहाल अपनी सारी खामियों के बावजूद फिल्म ईमान धर्म एक बामकसद फिल्म थी, और जब जब मल्टी स्टार फिल्मों की बात की जाएगी, फिल्म ईमान धर्म का जिक्र किए बिना वो बात पूरी नहीं हो पाएगी। मियां मी वसा साडी कोठी दाणे पा, अल्लाह मियां मी वसा साडी कोठी दाणे पा। ईमान धर्म की बातें मुकम्मल हुई दोस्तों। वैसे ईमान की बात पूछिए तो ईमान धर्म की बातें कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बाइस्कोप की बातें थीं और प्रोग्राम का वक्त पूरा होने के साथ ही इन्हें तो पूरा होना ही था। वैसे आज इस फिल्म के ताल्लुक से इस बात पर गौर किया गया कि मल्टी स्टार और मल्टी बजट के बावजूद ईमान धर्म जैसी मेगा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भीड़ क्यों नहीं जुटा पाती। फिल्म बनाते वक्त पूरी एहतियात बरतने के बावजूद ऐसी फिल्में किस वजह से नाकामयाब हो जाती हैं। बहरहाल ये बातें केवल एक फिल्म की बातों से पूरी तरह समझ में नहीं आ सकती। प्रोड्यूसर प्रेम जी की फिल्म ईमान धर्म के प्रोग्राम की तहरीर कलीम राही ने तैयार की और प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में मददगार थे PKA नायर। बातें आपको सुना रहे थे बाइस्कोप की बातें प्रोग्राम के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा। बाइस्कोप की बातें।